let's talk about hypersensitivity pneumonitis. उसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है. न्यूमोनाइटिस कॉजेज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग, राइट? Okay, so hypersensitivity pneumonitis is also known as extrinsic allergic alveolitis. Extrinsic, the causative agent is extrinsic. Allergic causes hypersensitivity reaction. Alveolitis, inflammation of the alveoli, right? Why it occurs? इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है. ये प्रीडोमिनेंटली इंटरस्टिशियल lung disorders caused by intense, often prolonged exposure to inhaled organic or inorganic antigens. ठीक, मतलब कि क्यों होता है ये? ड्यू टू द prolonged exposure to inhaled organic or inorganic antigens that causes hypersensitivity reaction type 3 and type 4. कॉजेटिव एजेंट कौन से हैं? एक नॉन एंटीजन हो सकता है, ठीक है. सो डिफरेंट एंटीजन्स डिफरेंट सोर्सेज से आ रहे होते हैं, इन्हेलेशन उनकी हो रही होती है एंड डिफरेंट डिसऑर्डर्स वो कॉज कर रहे होते हैं. अब इनको इन्हेलेशनल डिसऑर्डर्स भी आप कह सकते हो, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी आप कह सकते हो, ठीक है. एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एन्विलाइटिस भी, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस. सो एक्चुअली जो फर्स्ट केस अराइज हुआ हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस से, तो दैट वाज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ हे बोल्स, ठीक है, जो कि एक फार्मर था. तो इस वजह से इसका नाम जो है वो एक्सटेंसिक एलर्जिक एल्वेलाइटिस या हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस पड़ गया. तो द सोर्स वाज द मोल्ड हे ग्रेन्स एंड और फार्मर्स लंग उसे कहा गया, इस ऑर्डर को फार्मर्स लंग, बिकॉज द गाय वॉज अ फार्मर, ठीक है. सो एंटीजन्स कौन कौन से हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से सोर्स उनकी हो सकती है और कौन से डिसऑर्डर्स कॉज करवा सकते हैं? डिफरेंट एंटीजन्स डिफरेंट सोर्सेज से आ रहे होते हैं. लाइक एंटीजन अगर हमारे पास है थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसीट्स, हम नाम याद नहीं करेंगे, बस विच एक्टिनोमाइसीट, बट थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसीट है. मे बी सोर्स इज फंगल एंटीजन, मोल्ड, मोल्डी हे ग्रेन्स, ठीक है. डिसऑर्डर्स इट कॉजेज फार्मर्स लंग. एंटीजन कैन बी एवियन सीरम लंग प्रोटीन्स, राइट. वो एवियन सीरम लंग प्रोटीन्स कहाँ से मिलेंगे? एवियन के एक्सक्रीटा से या फिर एवियन के फीदर्स से. सो दैट कॉजेज बर्ड्स फैंसियर्स डिसऑर्डर. या फिर कॉटन हेम डस्ट हो सकता है एंटीजन. सोर्स में भी अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. द डिसऑर्डर कॉजेज बिजिनोसिस, राइट. Thermophilic actinomyces can also come from contamination of air conditioner, and in that can lead to humidifiers fever, right. Humidifier fever is a disorder that is caused by contamination of air conditioner by thermophilic actinomyces. Then it can be Aspergillus clavitus lung. Aspergillus clavitus actually an antigen from moldy cheese and causes cheese workers lung, right. How can we come to know it is a hypersensitivity reaction? हमें कैसे पता चला कि एक hypersensitivity reaction है? ब्रोंकोअल्वुलर लेवाज, ठीक है, ब्रोंकोअल्वुलर लेवाज किया गया और स्पेसिमेंस आर आल्सो consistently demonstrate increased numbers of T lymphocytes of both CD4 पॉजिटिव एंड CD8 पॉजिटिव फिनोटाइप्स, ठीक है. जब ब्रोंकोअल्वुलर लेवाज किया गया तो उस फ्लूइड में, ठीक है, हमें मिले बहुत सारे इंक्रीज नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट, दोनों CD4 एंड CD8 टी लिम्फोसाइट्स मिले. सो उससे जो है पता चला कि या दिस इज़ इम्यून मीडिएटेड रिएक्शन और अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 3 एंड टाइप 4 बोथ. फर्स्ट एक्सपोजर से क्या होता है? व्हेन अ पेशेंट और एनीवन हैज़ एक्सपोज टू एनी एंटीजन, ठीक है, किसी भी सोर्स से. सो पेशेंट डेवलप्स प्रेसिपिटेटिंग IgG एंटीबॉडीज़ जो उसके सीरम में मिलेंगे. सेकेंड एक्सपोजर से क्या होगा? दोज एंटीबॉडीज़ विल कंबाइन विद द इनहेल्ड एलर्जेंस टू फॉर्म इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, जिसको हम कहते हैं टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, जब जिसमें हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होती है. Then these immune complexes produces an inflammatory reaction in the lung tissue, ठीक. Then
फर्स्ट एक्सपोजर हो गया, सेकेंड एक्सपोजर हो गया, देन क्रॉनिक एक्सपोजर. Chronic exposure, additional component of granulomatous inflammation is formed, which is called type 4 hypersensitivity reaction. अगर अगेन एंड अगेन वो क्रॉनिकली एक्सपोज्ड है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्या होगा, एक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होगी, दैट इज़ ड्यू टू द टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, सेल मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. ठीक है, तो इसलिए हम इसको अंडर द हेडिंग ऑफ ग्रैनुलोमेटस डिजीजेस पढ़ रहे हैं, बिकॉज देयर आर ग्रैनुलोमास आर फॉर्म्ड. अच्छा, अक्यूट फेज़ में क्या होता है एक्चुअली? फर्स्ट एक्सपोजर हो गया, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी कीमोकाइंस सच एज मैक्रोफेज, इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन 1 अल्फा, इंटरल्यूकिन 8. Bronchoalveolar lavage specimens also consistently demonstrate increased number of T lymphocyte, both CD4 and CD8 phenotypes. Most patients have specific antibodies in their serum, a feature that is suggestive of type 3 hypersensitivity. Complement and immunoglobulins have been demonstrated within basal walls by immunofluorescence, also indicating type 3 hypersensitivity reaction. Acute phase में हमें pro inflammatory chemokines मिलेंगे, हमें टी लिम्फोसाइट्स मिलेंगे इन द ब्रोंकियोलर lavage, हमें एंटीबॉडीज़ मिल सकते हैं पेशेंट के सीरम में, ठीक है, जो कि हमें कह रहा है कि टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है. या फिर हमें कॉम्प्लीमेंट या इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी मिल सकते हैं इन वेसल वॉल बाय व्हेन वी डू इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक, right? That is also showing there is type 3 hypersensitivity reaction. This is the picture of acute phase. Now chronic form में क्या होता है? अगर chronically exposure है, known caseating granulomas in 2/3 of patients suggest the development of a T cell mediated, which is type 4 delayed type of hypersensitivity against implicated antigen. So granulomatous inflammation होगी, right? ओके इसके बाद दो फॉर्म्स ऐसे हैं जो हम उनको अलग से पढ़ेंगे, बाकी सबको हम इन जनरल पढ़ेंगे. व्हाट आर द मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज़ द क्लिनिकल फाइंडिंग, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन जनरल. लेकिन साइलोफिलर्स लंग एंड बिजिनोसिस हम इनको अलग से डिस्कस करेंगे. देयर आर सम पैसिलर कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट दैट. सो बिजिनोसिस क्या है? इट्स नॉट अ हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, इट इज़ नॉट मीडिएटेड बाय हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन एंड देयर इज़ नो सेंसिटाइजेशन. ठीक है, तो व्हाट इज़ बिजिनोसिस, हाउ इट इज़ कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक डस्ट, जैसे कि हमने पढ़ा था कॉटन हेम डस्ट है, दैट विल लीड टू डिस्निया एंड चेस्ट टाइटनेस. ठीक, बिजोनोसिस जब पैथोजेनेसिस उसकी की गई, देयर वाज नो हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. जब उसको सेंसिटाइजेशन चेक किया गया, देयर वाज नो सेंसिटाइजेशन इन दैट पेशेंट. ठीक है, तो मतलब कि हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट एन हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस. वाई? लेकिन हम इसे क्यों अंडर द हेडिंग ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस पढ़ रहे हैं? बिकॉज the source and the causative agents are similar to that causing the hypersensitivity pneumonitis. बहुत ही कॉमन एक चीज़ इसके बारे में है कि ये करवाता है मंडे चेस्ट टाइटनेस और मंडे मॉर्निंग डिजीज़. ठीक है, मंडे चेस्ट टाइटनेस बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद द वर्किंग. ठीक है, जब एक्सपोजर हुआ क्लिनिकल फाइंडिंग्स आ गई. व्हेन देयर इज़ नो एक्सपोजर, नो डिजीज़. ठीक, मंडे चेस्ट टाइटनेस क्यों कहा गया? बिकॉज व्हेन वीकेंड्स अराइव इट्स गॉन. वीकेंड्स में क्या होता है, वो बंदा जो भी वो सोर्स उससे वो जो काम कर रहा होता है उस सोर्स ऑक्यूपेशन एनवायरमेंटल जितने भी एंटीजेंस हैं, जब वो वीकेंड में घर पे होता है तो एक्सपोजर इज़ नॉट देयर, राइट? सो द डिजीज़ इज़ नॉट देयर एंड द पेशेंट इज़ काम एंड विदाउट एनी क्लिनिकल फाइंडिंग्स, नो सिम्टम्स. व्हेन अगेन मंडे को जब वो फिर से एक्सपोज जाता है, ठीक है, काम पे जाता है, ठीक है, फिर से एक्सपोजर उसी एंटीजन की होती है, दैट लीड टू चेस्ट टाइटनेस, right? So when weekends arrive, it's gone. Going to work again causes re-exposure, thus symptoms again like dyspnea, chest tightness, cough, maybe an obstructive or restrictive pattern. अब वो obstruction भी cause करवा सकता है, there may be obstructive clinical findings and restrictive pattern भी cause करवा सकता है, causes the fibrosis. साइलोफिलर्स लंग, ये भी कोई हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस नहीं है बिकॉज इट्स रिलेटेड विद द टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी एज एस्मा की तरह उसकी बिल्कुल पैथोजेनेसिस है. देयर इज टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी एंड इट इज़ कॉज्ड बाय नाइट्रिक ऑक्साइड एंड साइलो क्या होते हैं कि टावर्स होते हैं टॉल जिसमें कोई ग्रेन्स वगैरह स्टोर करते हैं फार्मर्स. सो दीज आर दी टॉल टावर्स इन विच द फार्मर्स एक्चुअली स्टोर ग्रेन्स. ठीक, अब हम जनरल अगर हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस की मोर्फोलॉजी पढ़ें इन जनरल, सो हिस्टोलॉजिक चेंजेस इन सब एक्यूट और क्रॉनिक फॉर्म्स में जो हमें मिलती हैं वो ब्रोंक्यूल्स के इर्द गिर्द होती है.
क्या क्या मिलता है? इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस, जिसमें हमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलेंगे, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स एंड मैक्रोफेजेस. There will be non-caseating granulomas in 2/3 of patient. There is interstitial fibrosis which causes honeycombing and obliterative bronchiolitis late stage में. In more than half of the patient there is also evidence of intra-alveolar infiltration. This is the picture histologic finding. Loosely formed interstitial granuloma is seen and there is also chronic inflammation. Okay, inflammatory cells are seen. ओके, सो क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या मिलेंगे? एक्यूट फॉर्म में डिफरेंट फीचर्स हैं एंड क्रॉनिक फॉर्म में डिफरेंट है. एक्यूट में हमें मिलेंगे रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ फीवर. फीवर हो भी सकता है, फीवर नहीं भी हो सकता, बट इन जनरल वी हैव फीवर, मलेज, हेडेक, कफ, डिस्निया. देयर इज़ ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज WBCs. चेस्ट एक्सरे में हमें डिफ्यूज़ एंड नोड्यूलर इन्फिल्ट्रेट मिल सकती हैं. लेकिन जो अक्यूट सिम्टम्स हैं दैट अराइजेज आफ्टर 4 to 8 hours एंड रिजॉल्व्स ऑन देयर ओन आफ्टर अवॉइडिंग द स्टिमुलस. एक्सपोज नहीं होगे तो सिम्टम्स नहीं आएंगी. क्रॉनिक फॉर्म में डिक्रीज टोटल लंग कैपेसिटी बिकॉज ऑफ फाइब्रोसिस. ठीक है, क्रॉनिक फॉर्म में क्या हो जाता है? लेटली वी हैव फाइब्रोसिस, देयर इज टोटल लंग कैपेसिटी इज डिक्रीज, रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न आ जाता है, डिक्रीज लंग कंप्लायंस, इंक्रीज इलास्टिसिटी, वेट लॉस, क्लबिंग है. ठीक है, प्रोग्रेसिव टू रिस्पायरेटरी फेलियर. देन दिस फाइब्रोटिक लंग causes cor pulmonale, pulmonary hypertension which ultimately causes cor pulmonale and eventually death. डायग्नोसिस. अच्छा, डायग्नोस कैसे करेंगे? एक तो हम हिस्ट्री लेंगे. हिस्ट्री से पता चल जाएगा कि ऑक्यूपेशनल कोई इस तरह के कुछ ऑक्यूपेशनल है. ठीक है, इन्वायरमेंटल कहाँ पे वो काम करता है, कहाँ पे रहता है. सो उसमें भी क्लिनिकल बैकग्राउंड से हमें पता चल जाता है. ठीक है, और क्लिनिकल फीचर्स, सिम्टम्स क्या हैं, एंड कहते हैं कि प्रोवोकेटिव टेस्ट से पता चल जाता है. ठीक है, लेकिन ये बहुत ही एक तशद्दुदाना और ज़ालिमाना हो जाएगा कि हम किसी को प्रोवोक करें बाय गिविंग दैम दैट और एक्सपोजिंग दैम टू दैट सर्टेन एंटीजन, ठीक, विच कॉजेज एन एलर्जिक रिएक्शन एंड द सिम्टम अराइजेज आफ्टर 4 to 8 hours. सो हम ये टेस्ट नहीं करते, बट इट इज़ अंडर द हेडिंग ऑफ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. ओके, PFTs में हमें क्या मिलेंगे? रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न भी मिल सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न भी मिल सकता है. एज इन फार्मर्स लंग वी हैव ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न. ठीक, चेस्ट एक्सरे में रिकरेंट इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे एंड हाई रेजोल्यूशन CT शो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज इन द एयरवेज विथ सेंट्री लोब्यूलर नोड्यूल्स, ट्रैक्शन, ब्रोंकेक्टेसिस एंड सब प्लूरल हनी कॉम्बिंग. ठीक, ब्रोंकोस्कोपी, ट्रांस ब्रोंकियल बायोप्सी जब हम करते हैं, स्मॉल एयरवेज शो नॉन केसिएटिंग ग्रैनुलोमास विच इज़ लेस डेंस है और पुअरली डिफाइंड है. ठीक है, क्यों हम ऐसे उसको हम लेस डेंस एंड पुअरली डिफाइंड क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दिस नॉन केसिएटिंग ग्रैनुलोमा इज़ ऑल्सो सीन इन द सार्कोइडोसिस. ठीक है, तो उसकी भी एक क्लिनिकल पिक्चर उसकी यही होगी. फाइंडिंग क्या मिलेगी? नॉन केसिएटिंग ग्रैनुलोमास, बट उसमें जो है वो डिफाइन, बिल्कुल डिफाइंड मार्जिनस हैं और ज़्यादा डेंस है. एंड इन केस ऑफ द हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस इट इज़ लेस डेंस एंड पुअरली डिफाइंड. ट्रीटमेंट ये है कि ऑब्वियसली अगर अर्ली स्टेज है, सब एक्यूट है तो फिर हम जो है एंटीजन अवॉइडेंस, मतलब री एक्सपोजर, अगर एक्सपोजर ही ना हो जाए, अवॉइड करें एंटीजन को तो फिर ठीक हो जाएगा. या फिर हमें ऑक्सीजन दे दें, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन दे दें, या फिर अगर बिल्कुल ही फाइब्रोटिक लंग है, क्रॉनिक स्टेज में है, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक फॉर्म में है, दैन लंग ट्रांसप्लांट इज़ द ओनली ऑप्शन. अदरवाइज़ जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अलोन दिए गए तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे. एज़ाथायोप्राइन एंड कॉर्टिकोथेरेपी जब साथ दिया गया दैट वाज मोर इफेक्टिव. एज़ाथायोप्राइन इज़ एक्चुअली एन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग.